जय हिंद दोस्तों। आपका अभ्यास एक्स डिफेंस पे स्वागत है। मेरा नाम परीक्षित है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग एफकैट के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन दे रहे हैं, उसी के रिगार्डिंग, ठीक है। उसी की सीरीज में हम लोगों ने एटसिल के स्टैंडर्ड पे मॉक टेस्ट लाने का एक डिसाइड किया था। उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग पहला मॉक टेस्ट प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। हमारा जो जीके का ऑलरेडी एक मॉक टेस्ट, ध्यान देना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मॉक टेस्ट एंड मॉडल पेपर, ठीक है। एटसिल ने दो मॉडल पेपर प्रोवाइड किए थे, जिनके हम लोगों ने जीके के जो सॉल्यूशन दिए हैं, दो वीडियोस आ चुकी हैं ऑलरेडी, ठीक है। 1 एंड 2 आप देख लीजिएगा, मैं अभी दिखाऊंगा आपको। साथ में मैंने इसका इंग्लिश का एक मॉडल पेपर फर्स्ट का मैंने दिया है सॉल्यूशन, साथ में 2 का अभी जल्दी आ जाएगा, ठीक है। ये जो प्रोवाइड कर रहे हैं ये मॉक टेस्ट है, जिसको हमने एटसिल के स्टैंडर्ड पे डिजाइन किया है। अभी जब आप इस पूरे मॉक को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। तो तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीजों को हम लोगों ने अभी तक कवर करा दिया है, ठीक है। आप जो हमारे चैनल पे आएंगे अभ्यास एक्स डिफेंस पे, तो यहाँ पर आप देखेंगे वीडियो सेक्शन पे जाएंगे, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा ये एटसिल का ये एफकैट 1 2026 को कवर करा रखा है। ये मॉक टेस्ट है, पहले अभी तुरंत आई ये वीडियो, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। ये हम लोगों ने जीके रिवीजन करवा रखा है। ये इंग्लिश का मॉडल पेपर 1 मैंने डिस्कस कर रखा है, ठीक है। और ये जीके मॉडल पेपर 1 कंप्लीट तरीके से फुल एनालिसिस के साथ बताया है कि क्या चीजें आएंगी, कहाँ से क्वेश्चन उठ सकते हैं, क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल क्या होगा, एवरीथिंग वी हैव कवर्ड, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा जीके का मॉडल पेपर 2 का सॉल्यूशन है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन तो ही है, साथ में उसका एनालिसिस भी किया गया है, ठीक है। तो मैं कहूंगा सबसे पहले इनको देखिए, तब को आपको बहुत ज्यादा समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। और इस पर्टिकुलर चैनल पे हम लोग आपको क्या कराते हैं, इस पे हम लोग सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और एफकैट, ये चार पेपर को टारगेट करते हैं। और चारों पेपर ही क्या है, ऑफिसर बेस्ड, ऑफिसर के लिए, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि इसमें जो भी चीजें कवर कर रहे हैं ऑर्गेनाइज वे में कर रहे हैं, जैसे पेड कोर्सेज की तरह होती हैं, और एक तरफ से कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, जब आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन पे आएंगे, ठीक है, प्लेलिस्ट सेक्शन पे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एफकैट के लिए तो हम लोगों ने कवर करा रखा है, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि साइंस का कवर करा रहे हैं, ठीक है। एक भारत दर्शन सीरीज हमारी चलती है, आप देखेंगे तो फैन हो जाएंगे इन वीडियोस के। इन वीडियोस में आप जब देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कितनी डेप्थ के साथ, कितनी क्वालिटी कंटेंट के साथ कवर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैथ कवर करा रखा है, ज्योग्राफी की वीडियोस आ चुकी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉलिटी की वीडियो हम लोग की पड़ी होंगी, यहीं पर आप देखेंगे तो पॉलिटी की भी वीडियोस हमारी पड़ी हैं। एक पीवाईक्यूएस है, ठीक है, और रीजनिंग की मैंने एक वीडियो डाल रखी है। तो आप यहाँ देखेंगे तो ढेर सारी चीजें, ये पॉलिटी ऑलमोस्ट खत्म है पूरी, एम लक्ष्मीकांत 17 वीडियोस करा रखी है, एक तरफ से करा रखा है। आप जाइए देखिए तब आपको समझ में आएगा। जो भी सीडीएस, सीएपीएफ और एनडीए टारगेट कर रहा है उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। अब चलते अपने मॉक टेस्ट पे। इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें देना चाहता हूँ, ठीक है। इन किन बातों का ध्यान रखना है, सबसे पहले इस मॉक टेस्ट में जितने भी टाइप के क्वेश्चन इंग्लिश में आते हैं, टोटल 30 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एफकैट में टोटल 30 क्वेश्चंस आते हैं। इन 30 क्वेश्चन में जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे वो स्पॉटिंग एरर हो, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम फ्रेजेस, सब कुछ हम लोगों ने इसमें कवर कर रखा है। दूसरा, इसकी खास बात क्या है कि मैंने ज्यादा क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन को इंक्लूड करने का पर्पस एक ही है कि ज्यादा से ज्यादा क्या है, प्रैक्टिस कराना। तो आपको पता है कि हम लोग प्रैक्टिस में बिलीव करते हैं, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर है। जब मैं आपकी जगह मैं प्रिपरेशन करता था, मैं सबसे ज्यादा फोकस करता था तो प्रैक्टिस पे, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया, देन उसके बाद प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। क्योंकि प्रैक्टिस क्या करेगा, हमें ये बताएगा कि हम कहाँ पर हमें दिक्कत हो रही है, और हमें और कितनी ज्यादा प्रिपरेशन करनी बाकी है। वो प्रैक्टिस के थ्रू क्या करेंगे, जितना ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारा जो माइंड है उतना शार्प होगा, उतनी तेजी के साथ चलेगा, ठीक है। तो ये चीज करना है। दूसरा क्या है, हम आपको इस पर्टिकुलर क्या नाम है मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करते समय आपको क्या ध्यान में रखना है, वीडियो को पॉज करना है,
फिर पॉज करने के बाद उसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ये अटेम्प्ट कहाँ करोगे? पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाओ। ठीक है, सिर्फ प्रवचन सुनने मत बैठना कि वीडियो ओपन कर लिया और प्रवचन सुन रहे हो। इस तरीके से वीडियो मत देखना, कोई फायदा नहीं होगा। वीडियो बंद कर दो, सो जाओ, वो बेटर है। लेकिन देखना तो पेन और कॉपी लेकर के बैठना। ठीक है, और जो भी आंसर है, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताना कि सर इसका आंसर ये है। ठीक है, अगर कोई डाउट भी होता है तो वो डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, हम उस डाउट को वहीं के वहीं क्लियर करेंगे। तीसरी बात क्या है कि भाई आप इस वीडियो को लाइक करें चाहे ना करें, कमेंट करें चाहे ना करें, लेकिन इस वीडियो को कंप्लीटली तरीके से वॉच करना, तभी आपको फायदा मिलेगा। क्योंकि इसमें मिक्सअप में क्वेश्चन है। अगर आप शुरुआत से लेकर के अंत तक जाएंगे तभी आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, आधी अधूरी वीडियो मत देखना, इससे अच्छा है वीडियो मत देखो, लेकिन देखना तो कंप्लीटली वॉच करना है। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, इसमें मैं कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स भी बताऊंगा आपको। कुछ ट्रिक्स होंगी, कुछ टिप्स होंगी कि भाई क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इसमें ढेर सारी बातों को आपको जानने का मौका मिलेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कंप्लीटली वॉच करना। तो अब हम चलते हैं, इस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, हाँ, एक चीज और है कि इसका जो वीडियो सिलेक्शन है ये यहीं के यहीं मिल जाएगा, पूरा एक्सप्लेनेशन। आपको क्या करना है, सिंपली इस पूरे पैसेज को क्या करना है, रीड करना है। ठीक है, इस पैसेज को रीड करने के बाद ये जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इन क्वेश्चन को पॉज करके अटेम्प्ट करो। ठीक है, देन उसके बाद मैंने सेकंड पैसेज करवाया है, तो हम लोग चलते हैं, पहले फर्स्ट पैसेज से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पैसेज क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बोला गया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी पैसेज पढ़ेंगे केयरफुली तरीके से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, कन्वेंशनल एजुकेशन मेक्स इंडिपेंडेंट थिंकिंग एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। ठीक है, जो हमारी जो कन्वेंशनल एजुकेशन है, जो हमारी एजुकेशन चल रही है, ट्रेडिशनल एजुकेशन चल रही है आजकल, वो क्या है, हमारी इंडिपेंडेंट थिंकिंग को बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट बना रही है, मुश्किल बना रही है। ठीक है, कंफॉर्मिटी लीड्स टू मीडियोक्रिटी। कंफॉर्मिटी का मतलब होता है किसी चीज को एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना, मतलब जो चल रहा है उसी चीज को क्या कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना। दिस इज कॉल्ड कंफॉर्मिटी। ये क्या करता है, मीडियोक्रिटी लीड्स करता है। ठीक है, मीडियोकर हो जाना। टू बी डिफरेंट फ्रॉम द ग्रुप और टू रेजिस्ट इन्वायरमेंट इज नॉट इजी। ठीक है, जो हमारे जो क्लास का ग्रुप होता है, आसपास का जो ग्रुप होता है, सोसाइटी होता है, उससे अलग होना या फिर उस इन्वायरमेंट के अगेंस्ट जाना, रेजिस्ट करना आसान बात नहीं है। एंड इज ऑफन रिस्की एज लॉन्ग एज वी वर्स सक्सेस। और बोला जा रहा है कि प्राय ये क्या है, रिस्की है जब तक हम क्या करते हैं, सक्सेस की वर्शिप करते हैं। आजकल आप देखते हो कि सभी लोग को सक्सेसफुल होना है, तो उसी को बोला जा रहा है कि जितना हम जब तक वर्शिप करेंगे तब तक ये बहुत ज्यादा रिस्की है अगेंस्ट जाना। द अर्ज टू बी सक्सेसफुल विच इज परसुएट ऑफ द रिवॉर्ड वेदर इन द मटेरियल और इन द सो कॉल्ड स्पिरिचुअल स्फेयर। ठीक है, बोला जा रहा है कि जो सक्सेसफुल की जो अर्ज है, हमारे अंदर इच्छा है, ठीक है, सक्सेसफुल होना का मतलब क्या होता है, रिवॉर्ड की तरफ, रिवॉर्ड का पीछा करना, परसुएट का मतलब पीछा करना, चाहे मटेरियलिस्टिक लाइफ में हो चाहे स्पिरिचुअल स्फीयर में हो। द सर्च फॉर इनवर्ड एंड आउटवर्ड सिक्योरिटी, द डिजायर फॉर कंफर्ट। ठीक है, कंफर्ट के लिए जो डिजायर है, दिस होल प्रोसेस स्मॉदर्स डिसकंटेंट। ठीक है, ये क्या, ये जो चीजें करनी पड़ रही हैं सक्सेसफुल होने के लिए, ये क्या करती हैं, हमारे अंदर जो असंतुष्टि पैदा होती है, डिसकंटेंट मतलब असंतुष्टि, उसको क्या कर देती हैं, किल कर देती हैं, खत्म कर देती हैं। स्मॉदर का मतलब खत्म कर देती हैं ये प्रोसेस। जब डिसकंटेंट खत्म हो जाएगा तो हम जाहिर सी बात है रजिस्ट नहीं करेंगे। पुट एन इन टू स्पॉन्टेनिटी, हमारे अंदर की सहजता सरलता को खत्म कर देती हैं। एंड ब्रीड फियर, और हमारे अंदर एक क्या है, डर को जन्म देती हैं। एंड फियर ब्लॉक्स द इंटेलिजेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, और ये जो फियर है वो हमारी लाइफ की इंटेलिजेंट अंडरस्टैंडिंग को ब्लॉक कर देता है अल्टीमेटली। विद इंक्रीजिंग एज डलनेस ऑफ माइंड एंड हार्ट सेट्स इन, बाकी हमारी जो एज इंक्रीज होती है, माइंड की डलनेस हो जाती है, हार्ट डिक्रीज करने, डिले कह सकते हो, डिग्रेड करने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी थिंकिंग प्रोसेस भी कम हो जाती है। फिर उसके बाद देखेंगे इन सीकिंग कंफर्ट, इन सीकिंग कंफर्ट, कंफर्ट को पाने के लिए वी जनरली क्या है, फाइंड अ क्वाइट कॉर्नर इन लाइफ।
लाइफ में हम क्या है, क्वाइट कॉर्नर फाइंड कर लेते हैं, वेयर देयर इज अ मिनिमम ऑफ कन्फ्लिक्ट, जहां पर ना के बराबर या बहुत ही कम कन्फ्लिक्ट है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा कह सकते हो चिल्लपो नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा क्लास नहीं है, तो कन्फ्लिक्ट कम है। देन वी आर अफ्रेड टू स्टेप आउट ऑफ दैट seclusion, ठीक है, और हम डरते हैं उस पर्टिकुलर seclusion का मतलब उस आइसोलेशन से, उस क्वाइट कॉर्नर से बाहर आने में, उस कंफर्ट जोन से बाहर आने में हम क्या करते हैं, डरते हैं। दिस फियर ऑफ लाइफ, दिस फियर ऑफ स्ट्रगल एंड ऑफ न्यू एक्सपीरियंस kills in us the spirit of adventure, और ये जो फियर है ये हमारे अंदर स्पिरिट ऑफ एडवेंचर को भी मार देता है। Our whole upbringing and education have made us afraid to be different from our neighbor। जो हमारी पूरी होल अपब्रिंगिंग हुई है, पालन पोषण हुआ है घर में, जो एजुकेशन दी गई है, वो हमें क्या करती है, हमें डराती है टू बी डिफरेंट फ्रॉम आवर नेबर, ठीक है। अफ्रेड टू थिंक कॉन्ट्रेरी टू द एस्टैब्लिश पैटर्न ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के जो पुराने डर रहे हैं उसी पैटर्न, जो एस्टैब्लिश पैटर्न उसके अगेंस्ट सोचना, कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है उसके अगेंस्ट सोचना, की वजह से क्या होता है, हम डरते हैं, हम सोच नहीं पाते हैं उसके अगेंस्ट, ठीक है, ये बोला जा रहा है। एंड फॉल्सली रिस्पेक्टफुल ऑफ अथॉरिटी एंड ट्रेडिशन, ठीक है, जो जो फॉल्सली रिस्पेक्टफुल ऑफ अथॉरिटी एंड ट्रेडिशन है उसके अगेंस्ट सोचना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हम उससे डरते हैं। फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली मतलब भाग्यवश, देयर आर फ्यू who are in earnest, who are willing to examine our human problems without prejudice of the right or of the left, ठीक है, लेकिन फिर भी हम में से कुछ ऐसे हैं जो विलिंग है, जो जिनकी अंदर इच्छा है ह्यूमन प्रॉब्लम्स को एग्जामिन करने की, बिना किसी प्रेजुडाइसेस का, बिना किसी मतलब प्रीवियस जो कह सकते हो जो पुराने ढर्रे हैं उन्हीं पे बात नहीं करनी है, ठीक है, राइट और लेफ्ट को बिना देखे वो क्या करते हैं, ह्यूमन प्रॉब्लम्स को एज इट इज तरीके से एग्जामिन करते हैं, नए तरीके से एग्जामिन करते हैं, ठीक है। बट इन द वास्ट मेजोरिटी ऑफ, लेकिन मेजोरिटी पॉपुलेशन को देखा जाए तो देयर इज नो रियल स्पिरिट ऑफ डिसकंटेंट, मेजोरिटी पॉपुलेशन में डिसकंटेंट नहीं है, वो बस क्या है, पुराने डर को क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं कि भाई हमें सक्सेसफुल होना है बस, और कुछ नहीं, ठीक है, वो नई थिंकिंग के साथ नहीं जी रहे हैं, ठीक है, उनके अंदर डिसकंटेंट एंड रिवोल्ट नहीं पैदा हो रहा है। व्हेन वी यील्ड अनकॉम्प्रिहेंडिंगली टू इन्वायरमेंट, ठीक है, व्हेन वी यील्ड अनकॉम्प्रिहेंडिंगली टू इन्वायरमेंट, अनकॉम्प्रिहेंडिंगली बिना कुछ जाने समझे ब्लाइंडली तरीके से इन्वायरमेंट की तरफ क्या है, अडेप्ट हो जाते हैं, इन्वायरमेंट को मान लेते हैं, एनी स्पिरिट ऑफ रिवोल्ट दैट मे हैव हैड डाइड डाउन, तो किसी भी तरीके का अगर हमारे अंदर रिवोल्ट की भावना अगर बची भी रहती है ना, तो वो मर जाती है, क्योंकि हम ब्लाइंडली तरीके से फॉलो करने लगते हैं। एंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी सून पुट एंड, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहीं की वहीं खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, तो सॉरी पैसेज समझ में आया होगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, व्हाई डज कन्वेंशनल एजुकेशन मेक इंडिपेंडेंट थिंकिंग एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, क्यों ऐसा करते हैं कन्वेंशनल। इट डज नॉट इनकरेज डिसएग्रीमेंट, इट डज नॉट एक्सेप्ट कंफॉर्मिटी, इट इज नॉट फैक्ट बेस्ड बट प्रॉब्लम बेस्ड, इट इज ओनली रिलीजियस एजुकेशन। सबसे पहले इन दो ऑप्शन को कट करना है, हमें क्या करना है, यहाँ पर एक ट्रिक क्या है, एक ट्रिक ये है कि हमें जो भी आंसर पे पहुंचना है ना, वो एलिमिनेशन के थ्रू पहुंचना है, ठीक है। एलिमिनेशन से दो बातें चीज क्लियर होती हैं, एक तो हमें क्या आता है कि 100% एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं, दूसरा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है, हमें कंफ्यूजन नहीं होता, तीसरा क्या है, जब कंफ्यूजन नहीं होगा तो हमारा टाइम बचेगा, समझ में रहा है, वैसे भी टाइम बहुत कम रहता है वहां पर एग्जाम में। तो हमने देखा कि भाई ये दोनों तो बिल्कुल पैसेज में दिए नहीं गए, कट कर दिया। अब इन दोनों में जो कन्वेंशनल एजुकेशन है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग को इसलिए डिफिकल्ट बना देती है क्योंकि ये डिसएग्रीमेंट, डिसकंटेंट को इनकरेज नहीं करती है, ठीक है, कंफॉर्मिटी एक्सेप्ट नहीं करती, ये बात ही नहीं है, ठीक है। इट डज नॉट एक्सेप्ट कंफॉर्मिटी, इसकी बात नहीं बोला है, इसकी बात बोला है कि भाई हमारे अंदर डिसकंटेंट को इनकरेज नहीं करती है, रिवोल्ट को इनकरेज नहीं करती, डिसएग्रीमेंट को इनकरेज नहीं करती है, तभी हम इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं कर पाते हैं, इसलिए डिफिकल्ट हो जाती है, ठीक है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन, वर्शिपिंग सक्सेस लीड्स टू क्वेश्चनिंग द एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिसेस, एक्सेप्टिंग द एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिसेस, मॉडिफाइंग द एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिसेस, नाइदर एक्सेप्टिंग नॉर रिजेक्टिंग। तो सबसे पहले ये और ये दोनों कट जाएंगे,
क्योंकि ऐसा कुछ नहीं बोला गया। अब हम अगर सक्सेस को वर्शिप कर रहे हैं, इसका मतलब हम पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं, पुरानी बातों को मान रहे हैं, सोसाइटी की बातों को मान रहे हैं, ठीक है, उनको क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या करेगा, लीड को स्टैब्लिश प्रैक्टिसेस को क्या करेगा, एक्सेप्ट करने की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग क्या कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सक्सेस को वर्शिप कर रहे हैं। और सक्सेस को वर्शिप करने का सिंपल सा मतलब है, जो स्टैब्लिश्ड पैटर्न है, प्रैक्टिसेस है सोसाइटी में, उनको एज इट इज एक्सेप्ट करना, उन्हें क्वेश्चन ना करना। क्लियर है सभी को? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। Why do most people want to find a quiet corner in life? क्यों भाई? क्योंकि वो कंफर्ट चाहते हैं। अभी वो, ठीक है, अपने दिमाग से सोचो। अभी हम लोगों ने ये समझा ना कि कंफर्ट चाहते हैं, इसीलिए वो क्वाइट कॉर्नर ढूंढते हैं। बिकॉज दे डू नॉट लाइक टू पीस, भैया पीस तो चाहते हैं, तभी तो क्वाइट कॉर्नर ढूंढ रहे हैं, ठीक है। बिकॉज दे सीक प्लेजर, बिकॉज दे सीक कंफर्ट, बिकॉज दे डू नॉट वर्शिप सक्सेस। पहले ये गलत होगा, ए और डी तो पहले एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा प्लेजर और कंफर्ट। तो हम लोगों ने जो बात यहाँ पर पढ़ी है वो क्या है, कंफर्ट है। तो हम लोग किस किस पर टिक लगाएंगे, कंफर्ट पर। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, प्लेजर नहीं होगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। द वर्ड अनकॉम्प्रिहेंडिंगली इन द पैसेज मीन्स अचीव सक्सेस, अर्निंग मनी, विदाउट नोइंग, विद कंप्लीट नॉलेज। कॉम्प्रीहेंड का मतलब क्या होता है, समझना। कॉम्प्रीहेंड का मतलब क्या होता है, समझना, ठीक है। तो इसके आगे क्या लग गया, अनकॉम्प्रीहेंड लग गया, तो इसका मतलब है ना समझना, ना जानना। अचीव सक्सेस वो अर्निंग मनी से कोई रिलेटेड नहीं है। कंप्लीट नॉलेज इसका अपोजिट हो जाएगा। तो इसका क्या आंसर होगा, विदाउट नोइंग, बिना कुछ जाने। देख रहे हो किस तरीके से एलिमिनेशन के थ्रू मैं पहुंच रहा हूँ, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके के पैसेज आएंगे, ये उसमें 2-4 क्वेश्चन होंगे, उन्हें आपको सॉल्व करना होगा। ये पैसेज हालांकि थोड़ा सा बड़ा है बट आसान है, ठीक है। अब आते हैं पैसेज नंबर 2 पे। हम लोग सिंपली तरीके से पैसेज आपको पढ़ना है, ठीक है। देन उसके बाद इसको पॉज करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, ठीक है, ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। अब हम लोग चलते हैं, पैसेज पढ़ते हैं। नॉइज इज अ कॉमन प्रॉब्लम इन बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज, ठीक है। जो नॉइज है वो कॉमन प्रॉब्लम, चाहे वो अर्बन एरियाज हो चाहे वो रूरल एरियाज हो। ट्रैफिक नॉइज इन पर्टिकुलर, खासकर जो ट्रैफिक नॉइज होती है, ठीक है। Trees and shrubs are not only visually attract but also can make effective noise barrier, ठीक है। ट्रीज क्या और shrubs जो होते हैं वो सिर्फ अट्रैक्ट नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, एज अ नॉइज बैरियर की तरह भी काम करते हैं, नॉइज को रोकते हैं। Therefore, when space permits, we have to plant more trees and shrubs in areas where there is noise problem. जहाँ noise problem है, हमें क्या है, वहाँ ज्यादा से ज्यादा प्लांट एंड ट्रीज को लगाना चाहिए। By doing this, noise can be reduced by 6 decibels over a distance of 30 मीटर। ऐसा करने पे हम 30 मीटर की डिस्टेंस पे 6 डेसिबल्स को हम लोग कम कर सकते हैं, 6 डेसिबल तक हम नॉइस को कम कर सकते हैं। The only thing we have to keep in mind is that planting should be particularly dense। हमारी जो प्लांटिंग होनी चाहिए, जो ट्रीज होने चाहिए वो डेंस होने चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। The trees have dense foliage and relatively vertical orientation of arrangement should be planted, ठीक है। डेंस फॉलीज होना चाहिए, रिलेटिवली वर्टिकल ओरिएंटेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ट्रीज इधर उधर हो जा रहे हैं, ठीक है। वर्टिकल इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है, एक लाइन से। इट विल, कहाँ गया, इट विल कंप्लीटली स्क्रीन द सोर्स ऑफ नॉइस, ठीक है, ये सोर्स ऑफ नॉइस को पूरी तरीके से रोक देगा। इफ देयर इज एनी गैप इन द बैरियर इट विल स्टिल अलाउ नॉइस टू पेनेट्रेट। अगर जरा से भी कोई गैप है, मान लीजिए एक पेड़ यहाँ लगा एक पेड़ यहाँ, तो बीच में कोई गैप है, तो जाहिर सी बात है नॉइस पेनेट्रेट करके आ जाएगा। सिंगल लेयर ऑफ ट्रीज इज वर्थलेस। सिंगल लेयर ऑफ ट्रीज, मान लीजिए सिर्फ सिंगल लेयर ऑफ ट्रीज बनाया ऐसे करके ऐसे, तो ये क्या है, वर्थलेस है, किसी काम का नहीं है। ड्यू टू इंटर रिफ्लेक्शन मल्टी रोज ऑफ ट्रीज आर मोर इफेक्टिव, ठीक है, मल्टी रोज होनी चाहिए। प्लांटेड ट्रीज मस्ट बी टॉलर, और जो प्लांटेड ट्रीज होने चाहिए वो लंबे होने चाहिए। वी कैन रिड्यूस नॉइज लेवल बाय 1.5 डेसिबल विद ईच एडिशनल 3 फीट ऑफ ट्री हाइट, ठीक है। अगर हम ट्री हाइट 3 मीटर बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है 1.5 डेसिबल तक हम नॉइस को कम कर सकते हैं।
When the opportunity to use trees is restricted, a combination of shrubs, tall grasses can be used. ठीक है, जहां पर ट्री नहीं उगा सकते तो वहां पर हम झाड़ियां और लंबी लंबी घासों को उगा सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद इंस्टीड ऑफ टैरमेक और ग्रेवल सरफेस सॉफ्ट ग्रास ग्राउंड कवर इज प्रेफरेबल। ठीक है, सॉफ्ट ग्रास ग्राउंड क्या है, प्रेफरेबल होगा। इट विल एब्सॉर्ब नॉइज रेदर देन रिफ्लेक्टेड। ठीक है, ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट के बजाय एब्सॉर्ब कर लेगा। Row of trees, shrub, crotons, ground covering plants, climbers, and their flowers not only reduce noise and provide beautiful backyard, they also help block wind, provide shade and absorb traffic pollution। ठीक है, इतनी सारी चीजें करेगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। What distance a good number of trees can cover in reducing noise? ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि नॉइज को रिड्यूस करने में कितने डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा 30 मीटर्स होगा। अभी देखा है 60 मीटर नहीं होगा, 3 मीटर नहीं होगा, 300 मीटर नहीं होगा। इसका आंसर यहाँ देख सकते हो, ये 30 मीटर है। ठीक है, trees can reduce noise only when planted in isolation, planted with flowering shrubs, they are planted dense, planted with shorter ones। आप बताइए क्या होगा, बहुत आसान है। ठीक है, आइसोलेशन में करोगे बिल्कुल नहीं। ठीक है, फ्लावरिंग सिर्फ लगाओगे बिल्कुल नहीं भैया। प्लांट्स को क्या लगाना है, डेंस में लगाना है। ठीक है, शॉर्टर वंस तो लगाना ही नहीं है, हमें लंबे लगाना है। अभी बताया 3 मीटर करोगे तो 1.5 डेसिबल नॉइस को कम कर सकते हो। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। सिंगल लेयर ऑफ ट्रीज इज वर्थलेस एज अ नॉइज बैरियर। वाई नॉइज वर्थलेस क्यों है सिंगल लेयर? जाहिर सी बात है, सिंगल लेयर लगाओ तो गैप से वो पेनिट्रेट कर जाएगा, तो नॉइज कैन नॉट पेनिट्रेट इजिली, बिल्कुल गलत। हेल्प इन ग्रोथ ऑफ श्रब्स, बिल्कुल नहीं। नॉइज सेंट बैक टू सोर्स, बिल्कुल नहीं। नॉइज कैन पेनिट्रेट इजिली होगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, आराम से आपको लोगे। बस आपको क्या है, केयरफुली तरीके से पढ़ना है। ठीक है, इसलिए रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आप अपनी रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग को अच्छा करना चाहते हैं तो हमारी एक द एक्सप्लेन्ड सीरीज है, द एक्सप्लेन्ड सीरीज है। ठीक है, वहां पर हम ये आपकी आपके फाउंडेशन को क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं। इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी आपको, अभ्यास डिफेंस प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो 13 वीडियोस पड़ी हुई है वहां पर। ठीक है, एक एक करके देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। हायर द ट्रीज हायर द नॉइज। ठीक है, हायर द ट्रीज हायर द नॉइज, लोअर द नॉइज, ग्रेटर द डेसिबल, थिनर द। ग्रेटर कैसे होगा, थिनर भी नहीं होगा, क्योंकि 3 मीटर की हाइट पे 1.5 डेसिबल को हम रिड्यूस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, लोअर कर रहे हैं, तो लोअर द नॉइज होगा, हायर द नॉइज नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। हाउ डू shrubs एंड टॉल ग्रास रिड्यूस नॉइज? कैसे? ठीक है, कैसे करेंगे रिड्यूस नॉइज? जो टॉल ग्रास है, जाहिर सी बात है वो एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, डाइवर्ट नहीं करेंगे, न्यूट्रल नहीं होंगे। ठीक है, टॉल ग्रास क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, तभी वो नॉइज को कम कर पाएंगे। आई होप ये दोनों ही कॉम्प्रिहेंशन मतलब पैसेज आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है, ये आपकी बस शुरुआत है। जैसे जैसे हमारे मॉक टेस्ट आते जाएंगे, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल हम लोग इंक्रीज करते जाएंगे, क्योंकि आपको पता है वहाँ जो पैसेज आता है वो कम से कम नहीं 5 से 6 लाइन का होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है, टाइम भी कम होता है। ठीक है, तो इतना वो आपकी प्रैक्टिस करा देंगे ताकि ये जो पैसेज हैं बहुत इजीली तरीके से आप सॉल्व कर सको। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा लेंदी ला रहे हैं। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चन है। ठीक है, इनको हम लोग देखेंगे एक एक करके। अब जैसे हम लोगों ने ऊपर देखा है, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देखी हैं, यहाँ पर भी कुछ टिप्स सुन लीजिए। बेसिकली यहाँ पर जो ट्रिक्स होती है, ठीक है, आपके लेवल की ट्रिक्स बता रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट नहीं समझ में आ रहा है किसी को कि भाई स्पॉटिंग एरर्स को कैसे करें, लास्ट टाइम पे कंफ्यूजन हो रहा है, तो उसको बस एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, जहां पर फ्लो बना रहेगा। ठीक है, इतनी इंग्लिश आपने पढ़ ली है कि आप कर सकते हो। आपको बस देखना है कि जहां फ्लो मेंटेन है वो सेंटेंस सही रहेगा, वो सेंटेंस और फ्रेज सही होगा। जहां पर ऑड फील हो रहा है आपको, ठीक है, जहां पर फ्लो आपका टूट रहा है, फ्लो टूट रहा है, इसका मतलब क्या है कि वहीं के वहीं क्या है, एरर है। और आपको सिर्फ इतना फाइंड करना है ए बी सी डी में किसमें एरर है।
आपको ये थोड़ी बताना है कि एरर कौन सा है, बस आपको फाइंड करना है, आपको आंसर फाइंड करना है। तो समझ में आया, जहां पर ऑड फील होगा वहां पर क्या होगा, एरर होगा। तो हम लोग इसी बेसिस रूल के साथ चलेंगे, ठीक है। और आपको ये बिलीव करना होगा कि आपको एनफ इंग्लिश आती है, ठीक है, डाउट नहीं करना है। तो आपकी ही तरह से मैं सोचना स्टार्ट करूंगा। मैं इस तरीके से नहीं सोचूंगा कि मुझे इतना आता है, ये सारी चीजें, कोई रूल नहीं लगाऊंगा, ठीक है। ज्यादा रूल्स मैं लगाऊं नहीं, बहुत बेसिक रूल्स लगाऊंगा जो आपको भी मालूम होंगे। और उसी बेसिक रूल के बेसिस पे हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पॉज करिए से अटेम्प्ट करिए। आइए देखते हैं। एवरीथिंग व्हाट हैपेंड वाज बिकॉज ऑफ माय एक्शन। तो सबसे पहला एवरीथिंग सही लग रहा है, वाज बिकॉज ऑफ माय एक्शन सही लग रहा है। एवरीथिंग व्हाट हैपेंड वाज बिकॉज ऑफ माय एक्शन, तो ये हमें क्या है, ये थोड़ा सा ऑड लग रहा है क्योंकि हमारे फ्लो को तोड़ रहा है, ठीक है। जब ये फ्लो को तोड़ रहा है तो इसका मतलब आंसर हमारा कहाँ होगा, बी में होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ फ्लो क्या तोड़ रहा है। फ्लो ये तोड़ रहा है, व्हाट तोड़ रहा है, ठीक है, हैपेंड नहीं तोड़ रहा है। जो फ्लो तोड़ रहा है व्हाट तोड़ रहा है। अब व्हाट क्यों तोड़ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि एवरीथिंग के साथ हमेशा क्या लगता है, दैट का यूज होता है, व्हाट का यूज नहीं होगा। ये हमेशा याद रखना, एवरीथिंग के साथ क्या यूज होगा, दैट का यूज होगा। इस अब दैट लगा के पढ़ते हैं, एवरीथिंग दैट हैपेंड वाज बिकॉज ऑफ माय एक्शन। अब क्या है, हमारा मीनिंगफुल सेंटेंस निकल रहा है, फ्लो मेंटेन हो रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। देखा मैंने कैसे लॉजिक लगाया, बहुत सिंपल तरीके से। सम पीपल कुड राइट वेल, सम पीपल कुड राइट वेल, कुछ पीपल लिख सकते हैं, while others did not, ठीक है। अब यहाँ पर क्या इन्होंने लगा दिया है, डिड नॉट लगा दिया है। ये सही लग रहा है, ये सही लग रहा है, फ्लो मेंटेन। यहाँ पर मुझे क्या फील हुआ, ऑड फील हुआ, फ्लो यहाँ पर मेरा टूट गया। जब यहाँ पर कुड यूज किया गया है तो भैया यहाँ पर कुड नॉट का यूज क्यों नहीं किया गया है, बोलो। कुड नॉट का यूज करना चाहिए ना। तो यहाँ पर मेरा फ्लो टूटा तो मैंने आंसर सी मार दिया, ठीक है। हमारे 3 नंबर पक्के हो गए। इस तरीके से क्या करना है, आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक। मैंने यहाँ पर कुछ रूल नहीं लगाया, कुछ नथिंग, कुछ नहीं, बस सिंपल तरीके से देखा फ्लो है कि नहीं है, ठीक है। और थोड़ा सा दिमाग लगा लिया कि हाँ कुड है तो यहाँ पर कुड नॉट हो सकता है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नेक्स्ट कौन सा है, द पुलिस आर वर्किंग हार्ड अंटिल दे आर एबल टू अरेस्ट द कल्प्रिट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे द पुलिस, ठीक लग रहा है, आर वर्किंग हार्ड, ठीक है। अब इसका जो हिंदी मीनिंग निकालो, एक दूसरी जो टिप है, पहली टिप तो फ्लो की है, दूसरी टिप क्या है, सेंटेंस को पढ़ना है और उसका हिंदी वर्जन निकाल लेना है, मतलब हिंदी में ट्रांसलेट कर देना है। तब आपको समझ में आ जाएगा गलती कहाँ हो रही है। जैसे पुलिस क्या है, बहुत अधिक मेहनत कर रही है, ठीक है। पुलिस जो है बहुत अधिक मेहनत कर रही है, बहुत ही हार्ड मेहनत कर रही है, until they are able to arrest the culprit, ठीक है। पुलिस आर वर्किंग हार्ड, पुलिस मेहनत कर रही है ताकि वो कल्प्रिट्स को पकड़ने में, अरेस्ट करने के लायक बन सके, ठीक है। तो बीच में क्या आ रहा है, ताकि, ध्यान देना, पुलिस वर्क हार्ड कर रही है ताकि वो कल्प्रिट को पकड़ने के लायक हो सके, तो ताकि है, और ताकि के लिए आपको पता है कि सो दैट का यूज होता है, ठीक है। अनटिल और अनलेस का यूज नहीं होता है। अनटिल किसके लिए यूज होता है, टाइम के लिए यूज होता है। और एक होता है अनलेस, जो अनलेस यूज होता है वो किसी सिचुएशन के लिए यूज होता है, ठीक है। और दोनों ही निगेटिव सेंस में यूज होते हैं, ये चीज याद रखना, ठीक है। अनटिल टाइम के लिए यूज होगा, अनलेस सिचुएशन के लिए यूज होगा, और दोनों ही निगेटिव सेंस में यूज होंगे। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, ताकि आ रहा है, क्योंकि वो कुछ काम कर रहा है और इसका रिजल्ट क्या है, बाद में मिलेगा, इसलिए यहाँ पर क्या आता है, ताकि। और ताकि का क्या होता है, सो दैट। अंटिल की जगह क्या होगा, सो दैट। ये तो आपका एक्सप्लेनेशन होगा, लेकिन आपका जो एरर आ रहा था वो अंटिल में आ रहा था, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा। तो आप क्या करोगे, सी निकालोगे, सी टिक कर दोगे, और आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है, ये टिप जरूर याद रखना, ठीक है, बहुत काम देगी। सिंस ही वॉज गोइंग टू लिव इन साउथ कोरिया फॉर सम टाइम, ठीक है। सिंस ही वॉज गोइंग टू लिव इन साउथ कोरिया फॉर सम टाइम ही थॉट
ही शुड लर्न समथिंग अबाउट दियर कल्चर। अब यहाँ पर दियर कल्चर आया, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ऑड फील हुआ। ठीक है, अब ऑड फील हुआ ये तो सभी को पता है, दियर क्या है, हमारा प्रोनाउन है, ये सभी को पता है। ठीक है, डियर क्या है, हमारा प्रोनाउन है। तो यहाँ पर क्या यूज किया गया है, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया क्या है, अ कंट्री है, और अ कंट्री क्या है, सिंगुलर है, और जो ये कंट्री है तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इट्स का यूज करेंगे, क्योंकि इसके लिए जो प्रोनाउन होता है वो इट होता है। ठीक है, तो इसका जो तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इट्स यूज करते हैं। जैसे ही के साथ क्या होता है, जैसे ही के साथ क्या होता है, हिम और हिज का यूज होता है, उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इट के साथ इट्स का यूज करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, दियर की जगह क्या होगा, हमारा इट्स होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। क्लियर है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किसमें फ्लो मेंटेन नहीं हो रहा है, फिर उसके बाद देखते हैं कि उस पर्टिकुलर सेंटेंस में जिसमें फ्लो मेंटेन नहीं हो रहा है उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, और उसके बाद हम लोग क्या है उसको सॉल्व करते हैं। वो आंसर आपका इजिली तरीके से आ गया, आपके 3 नंबर पक्के हो गए। ठीक है, इस तरीके के आपको 4 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे स्पॉटिंग एरर्स के। ठीक है, 4 क्वेश्चन का मतलब है होता है 12 मार्क्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कंपनीज फिनोमिनल सक्सेस आर लार्जली ड्यू टू द न्यू डायरेक्टर एंड टीम। कंपनीज फिनोमिनल सक्सेस सही लग रहा है। ठीक है, आर लार्जली ड्यू टू द न्यू डायरेक्टर एंड टीम, न्यू डायरेक्टर एंड टीम ये भी समझ में आ रहा है, डायरेक्टर है और उसकी टीम है, तो इसलिए हिज यूज किया गया। ठीक है, ये तो सही लग रहा है। अब देखो, ये अपोस्ट्रोफी एस यूज किया गया है जिसे पजेसिव केस कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, द फिनोमिनल द फिनोमिनल सक्सेस ऑफ द कंपनी ऑफ द कंपनी, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब ये जो फिनोमिनल एक्सेस है ये हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। अब ये जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, जब सिंगुलर है तो यहाँ आर कैसे आ गया, तो आर की जगह हमारा क्या होगा, इज होगा। समझ में आ रहा है, तो इज होगा तो जाहिर सी बात है इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। ये बेसिकली जो क्वेश्चन आया है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आया है। ठीक है, जब हम लोग स्पॉटिंग एरर्स में रूल्स पढ़ते हैं, वहां सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स पढ़ते हैं, वहां से ये क्वेश्चन उठा है। क्लियर है, और एक चीज और है, ये सारे क्वेश्चन मैंने नहीं बनाए भैया, ये सारे क्वेश्चन PYQs हैं CDS के। ठीक है, ये यूपीएससी ने बनाया है, फ्रेम किए हैं, तो मैंने नहीं बनाया है। ठीक है, समझ में आ रहा है। आई एम ओनिंग 2 हाउसेज इन बेंगलुरु। ठीक है, 2 हाउसेज समझ में आ रहा है, बेंगलुरु समझ में आ रहा है। आई एम ओनिंग, ओनिंग क्या होता है भैया, आपको पता है कि आई ओन होता है। ठीक है, आई ओन 2 हाउसेज, सिंपल। आई एम ओनिंग क्या है, मतलब मैं ओन कर रहा हूं, मैं ओन करता हूं। ठीक है, मेरे पास 2 घर हैं, मैं 2 घर का मालिक हूं। तो ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इसको जो बनाते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं, इसका ओन होगा। अब यहाँ आपको पता है आई के साथ एस ई एस नहीं लगता वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। ठीक है, तो जो एरर है वो ऑप्शन ए में है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ बॉय वॉज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट एंड वॉज टेकन ऑन टू हॉस्पिटल। इसका नो एरर। अ बॉय वॉज इंजर्ड ठीक लग रहा है, इन द एक्सीडेंट ठीक है, अ बॉय वॉज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट ठीक है, एंड वॉज टेकन ऑन टू द हॉस्पिटल। अब यहाँ मुझे थोड़ा सा ऑड लगा। ठीक है, इसमें ऑड लगा। ठीक है, अब मुझे नहीं मालूम है, सपोज दैट आपको नहीं मालूम है कि ऑन टू की जगह क्या आएगा, लेकिन ऑड फील हुआ ना, फ्लो टूटा ना, तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। अब देखते हैं इस ऑन टू की जगह क्या होगा। आपको पता है अ बॉय वाज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट एंड वाज टेकन टू द हॉस्पिटल होना चाहिए ना, टेकन टू द हॉस्पिटल। ठीक है, तो यहाँ पर ऑन टू की जगह क्या आएगा, टू आएगा। ठीक है, ऑन टू का की जगह क्या आएगा, टू आएगा। सिंपल है, किसी तरफ ले जाया गया ना, हॉस्पिटल ले जाया गया है, तो जाहिर सी बात है इसकी जगह क्या आएगा, टू आएगा।
तो इसका सिंपल सा आंसर निकल आया, इसका आंसर सी आ गया। बहुत सिंपल है, ठीक है। आपको बस देखना है कि कौन से ऑप्शन में एरर हो सकता है, ठीक है। मिस्टर मल्होत्रा इज अ हिस्टोरियन हु इज बुक्स हैव वन इंटरनेशनल एक्लेम। अब मिस्टर मल्होत्रा हिस्टोरियन है, हैव वन इंटर, वन भी ठीक है क्योंकि थर्ड फॉर्म बन रहा है, इंटरनेशनल एक्लेम ठीक है। सारा लोचा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और मुझे यहाँ लग रहा है फ्लो यहाँ टूट रहा है। ये इसका मतलब क्या होता है, हु इज बुक्स, ये इस तरीके से लिखा हुआ है। सबसे पहले तो ये इसके अकॉर्डिंग गलत है, पहली चीज। दूसरा क्या है, हु जो यूज होता है वो लिविंग बींग्स के लिए यूज होता है, ठीक है। लेकिन बुक्स क्या है, नॉन लिविंग बींग्स है, तो यहाँ पर क्या होगा, हुज बुक्स, ठीक है। हुज बुक्स मतलब मिस्टर मल्होत्रा इज अ हिस्टोरियन हुज बुक्स, ठीक है, जिनकी बुक्स, हुज बुक्स हैव वन इंटरनेशनल अक्लेम। तो इसकी जगह क्या होगा, हुज बुक्स होगा, जिनकी बुक्स ने इंटरनेशनल अवार्ड जीता है या क्लेम किया है, ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो बी में होगा। तो ऑप्शन क्या है, बी लगाया, 3 नंबर पक्के हो गए। बहुत आसान है। आई हेट इट व्हेन आई ब्रेक इन हाइव्स नोरर। बेसिकली इस टाइप के स्पॉटिंग एरर्स को थोड़ा सा करना टफ हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये इडियम्स एंड फ्रेजेस के बेसिस पे स्पॉटिंग एरर्स होते हैं, और जरूरी नहीं है हमें इडियम्स को पता हो। तो यहाँ पर एक होता है इडियम, ब्रेक आउट इन हाइव्स। इसका मतलब क्या है, ब्रेकआउट इन हाइव्स का मतलब सडनली कोई आपकी स्किन पे जब रैसेस आ जाते हैं ना, रैसेस मतलब जैसे छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं अचानक आपकी स्किन पे, तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्रेक आउट इन हाइव्स, ठीक है। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, माता रानी भी कहते हैं कि निकल आई है, ठीक है। जिसे हम चिकन पॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। चिकन चिकन पॉक्स भी कहते हैं, जो निकल आते हैं अचानक, ठीक है। तो उसे बोला जा रहा है आई हेट इट, मैं उसे हेट करता हूँ, जो चिकन पॉक्स निकल आ जाते हैं, जो अचानक ब्रेकआउट हो जाता है, ब्रेकआउट इन हाइव्स। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, ठीक है। ये ऑप्शन बहुत ध्यान से भरना वहां पर जाकर के। आई होप आपको पूरा स्पॉटिंग एरर समझ में आ गया होगा। हम बहुत जल्दी इसकी एक सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे अगर हो सकेगा, जिसके अंदर क्या है, ढेर सारे स्पॉटिंग एरर्स को हम लोग कवर करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू कवर करेंगे, और जितने भी टाइप के स्पॉटिंग एरर्स आते हैं वहीं के वहीं उसको हम सॉल्व करा देंगे, ठीक है। तो इसकी ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे आने वाले दिनों में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड को चूज करके फिल करना है। इसे पॉज करिए और अटेम्प्ट करिए। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, स्टीव हैज गॉन अवे, ही विल बी अवे मंडे। मतलब स्टीव क्या है, वो जा चुका है और मंडे तक नहीं आएगा, वो वहीं रहेगा, ठीक है। मंडे तक नहीं आएगा, तो ऑन, बाई, एंटिल, फ्रॉम। तो पहले फ्रॉम तो आएगा नहीं, ऑन तो आएगा नहीं, ठीक है। ये दोनों पहले कट गए। तो क्योंकि ये डिस्टेंस के लिए यूज होता है, अब क्या है कि मंडे तक नहीं आएगा, तो तक नहीं आएगा, तक नहीं आएगा, ठीक है। या फिर तक वहीं रहेगा, मंडे तक रहेगा। या तो बाई यूज होगा या तो अंटिल यूज होता है। अब तक नहीं के लिए आपको क्या यूज करते हैं, अंटिल यूज करते हैं। यहाँ बाई लगाएंगे कि ही विल बी अवे बाई मंडे, अपने आप में वो ऑड लग रहा है, फ्लो नहीं मेंटेन हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि हम बाई का यूज नहीं करते हैं। हम आपको बहुत डेप्थ में नहीं ले जा रहे हैं प्रीपोजिशन में। अगर आपको बहुत डेप्थ में जाना है तो हमारी प्रीपोजिशन की क्लास पड़ी हुई है इसी अभ्यासक डिफेंस पे, ठीक है, वहां से आप देख सकते हैं। अब बाई, बाई क्या वो यूज होता है, बहुत ही स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज होता है, ठीक है। जैसे जनरल स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज होगा, बट उसकी पीरियड ऑफ टाइम बहुत लंबा होता है, ठीक है। लेकिन वहां पर इसका अर्थ अलग यहाँ पर निकल रहा है। यहाँ पर तक नहीं है कि मंडे तक वही रहेगा, मंडे से पहले वो नहीं आएगा, इसलिए मैंने अंटिल का यूज किया गया है। आई विल सी यू डैश फ्राइडे मॉर्निंग, फ्राइडे की मॉर्निंग पे मैं तुमसे मिलूंगा। इन, ऑन, अलोंग, एट, अलोंग और एट को खत्म करेंगे। आई विल सी यू ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, तो क्या लगाते हैं, फ्राइडे मॉर्निंग। ये तो आपने जनरल अपनी बोलचाल की भाषा में भी सुना होगा, ठीक है। तो इसका आंसर बहुत आसान है, ऑन होगा, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए आपको नहीं पता है तो एक एक करके आप रख करके देख सकते हैं, जहां पर फ्लो मेंटेन हो रहा है
उसी को टिक करके आगे बढ़ जाइए, ठीक है। इतना श्योरिटी है कि 90% आपकी एक्यूरेसी होगी इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, अभी तक आप रख करके रख सकते हैं, आपको दोनों ही क्वेश्चन में ये फ्लो मेंटेन होता हुआ दिख जाएगा। राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ द पेज, ऐसे ही समझ में आ गया, एट लगेगा, इन बाई विद लगेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि एट से ही क्या बन रहा है, हमारा फ्लो बनेगा, ठीक है। पेज के टॉप पर मेरा नाम, सॉरी, अपना नाम लिखो, राइट योर नेम। कैन आई बी कैन आई बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल माई स्पाउस डेप्ट, क्या मैं अपनी स्पाउस की डेप्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता हूँ। अगेन फॉर यूज हो रहा है, टू बाई विद यूज ही नहीं होगा, सीधा सीधा कह रहा है, क्योंकि किसी पर्पस के लिए बोल रहा है ना। अब ये टू क्या है, डायरेक्शन के लिए भी होता है कभी कभी, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग यूज होते हैं, बट यहाँ पर क्या आएगा, फॉर यूज होगा, आई विद यूज होगा ही नहीं। ही सैड दैट ही डैश व्हेन ही लॉस्ट ऑल हिज इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट, मतलब उसने बोला कि जब उसने स्टॉक मार्केट में अपना पूरा इन्वेस्टमेंट खो दिया, तो ही वॉज ब्रोकन, ब्रोक, ब्रेक, हैड बीन कोलैप्स। सबसे पहले क्या है, ये गलत है, ये भी गलत है। वॉज ब्रोकन, ब्रेक, ठीक है, ब्रोक, ब्रोकन, ये वर्ब की तीन फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वॉज ब्रोकन होगा, क्योंकि ये क्या है, पैसिव वॉइस में है। इसमें आपने पैसिव वॉइस पढ़ा होगा तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। ये किसमें है, पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी, जो भी वॉज वर्ब होगा, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, इस तरीके से। वॉज के बाद क्या आएगा, ब्रोकन आएगा, तो इसका आंसर जो होगा ए होगा, ठीक है। अगर आपने पैसिव वॉइस पढ़ रखा होगा तो बहुत आसानी से आप ये क्वेश्चन कर लोगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मैन इन ब्लैक thought that he was dash selected for the team to play at the national level। जो ब्लैक में जो मैन है उसने ये सोचा कि जो टीम सेलेक्ट हुई है खेलने के लिए, ठीक है, एक टीम है, मान लीजिए 11 लोगों की टीम है जो सेलेक्ट हुई है, इनमें से कोई, मैं एक प्लेयर हूँ, ठीक है, आई एम वन ऑफ दोज प्लेयर्स। तो यहाँ पर कहने का मतलब है ये क्या होगा, हमारा प्लेयर्स होगा, क्योंकि ढेर सारे प्लेयर्स हैं, इन ढेर सारे प्लेयर्स में से मैं चुना गया हूँ। तो he was one of the players selected for the team to play at the national level। ठीक है, नेशनल लेवल पे खेलने के लिए जो टीम सेलेक्ट हुई है, उन उनमें जो प्लेयर सेलेक्ट हुए हैं, उनमें से मैं क्या हूँ, एक हूँ। तो यहाँ प्लेयर वाला होगा ही नहीं, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक कह रहा है, ठीक है। इज वन प्लेयर और प्लेयर ऑफ द नहीं होता, ये तो सिंपल लॉजिक होता है। एक चीज बस ट्रिक ये है कि एक चीज ये याद रखना, वन ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल नाउन यूज होगा, हमेशा प्लूरल नाउन यूज होगा, कहीं पर भी वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन यूज होगा, ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। ये चीज याद रखोगे तो बहुत इजीली तरीके से क्वेश्चन को कर पाओगे। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी कन्वेज डैश इट अपीयर्स, ठीक है, कन्वेज द बेस्ट इट अपीयर्स, कन्वेज मोर देन इट अपीयर्स, कन्वेज द मोस्ट इट अपीयर्स, कन्वेज नथिंग इट अपीयर्स। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि इसका जो आंसर होगा बी होगा, कन्वेज द बेस्ट मोस्ट नथिंग नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कन्वे और अपीयर, मतलब जो मैं कन्वे कर रहा है, कि जो पोर्ट्रेट है ऑफ द लेडी, ये तो कन्वे वर्सेस अपीयरेंसेस की, ठीक है, जो अपीयर हो रही है पोर्ट्रेट की, ठीक है, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन किया गया है। तो इसमें क्या है, कन्वे ज्यादा कर रही है जितना दिख रही है, ठीक है, जितना दिख रही है उससे ज्यादा ये क्या कर रही है, कन्वे कर रही है, इसलिए यहाँ पर, और पता है आपको, कंपैरिजन करने के लिए मोर देन का यूज होता ही होता है, ठीक है, आपने बेसिक इंग्लिश पढ़ रखी है तो इतना तो पता ही होगा ही होगा। इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। आई होप आपको ये सारा एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, इन केस, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके का डाउट नहीं रहना चाहिए। अब चलते हैं हम लोग अपने सिनोनिम एंटोनिम्स की तरफ, ठीक है। ये हमारे क्या हैं, सिनोनिम्स हैं।
सिनोनिम्स कैसे हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, सिनोनिम्स, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे एक्सप्रेसेस, तो ये क्या है, हमारे सिनोनिम्स है, ठीक है। तो सिनोनिम्स आप देखोगे, ये कुछ मैंने सिनोनिम्स यहाँ पर कंपाइल किए हैं, उसके देन उसके बाद कुछ एंटोनिम्स किए हैं, ठीक है, कुछ एंटोनिम्स किए हैं, देन उसके बाद मैंने क्लोज टेस्ट किए हैं, ठीक है। तो इनको हम लोग सबसे पहले अटेम्प्ट करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ढेर सारे मैं वर्ड्स की मीनिंग बताऊंगा, इसलिए बहुत ध्यान से समझना, और पेन और कॉपी अपनी नोटबुक में इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से जरूर हेल्प करेंगे। सबसे पहले क्या है, रेप्रिमेंड, ठीक है। मान लीजिए आपको रेप्रिमेंड का मतलब नहीं मालूम है, आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपको रेप्रिमेंड का मतलब नहीं मालूम है, फिर भी अटेम्प्ट करना है और सही होना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे, टिप ये होती है, ठीक है, और ट्रिक्स ये होती है, कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन के जो ऑप्शन होंगे, ठीक है, ये जो ऑप्शन है, उनमें से जो 3 होंगे वो एक जैसे होंगे, एक जो होगा वो डिफरेंट होगा। क्या मैंने बताया कि भाई जो 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन में से 3 एक जैसे होते हैं, एक कैटेगरी के होंगे, एक जो होगा बिल्कुल डिफरेंट होगा। ये जो डिफरेंट होता है यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। इस चीज को हम लोग अप्लाई करके देखेंगे। जैसे मान लीजिए इसका मतलब मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मुझे इसका मतलब मालूम है, अप्रिसिएटेड और प्रेज्ड और डिसलाइक का मतलब मालूम है, तीनों कहीं ना कहीं एक ही कैटेगरी के दिखाई पड़ रहे हैं, शाबाशी से रिलेटेड है, ठीक है। लाइक या डिसलाइक करना मतलब शाबाशी से ही रिलेटेड है, शाबाश मतलब कहने का मतलब है कि लाइक नहीं कर रहे तो डिसलाइक कर रहे हैं। प्रेज्ड भी उसी से रिलेटेड है, अप्रिसिएटेड भी उसी से रिलेटेड है। प्रेज्ड का मतलब शाबाशी देना, अप्रिसिएटेड शाबाशी देना, डिसलाइक मतलब पसंद ना करना। हमें जो थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई पड़ रहा है मीनिंग में, ये दिखाई पड़ रहा है, और यही क्या है, आंसर है। रेप्रिमेंड का मतलब क्या होता है, फटकारना, डांटना या फिर फटकारना होता है, उसे क्या कहते हैं, रेप्रिमेंड। रेप्रिमेंड की जो दूसरे जो सिनोनिम्स होते हैं, वो सिनोनिम्स क्या होते हैं, रिब्यूक होते हैं, ठीक है। रिब्यूक हो गया एक, एक रेप्रिमेंड हो गया, एक एडमोनिश हो गया। ये हैं 3 आपके सिनोनिम्स। इसके जो एंटोनिम्स होते हैं वो एप्रिसिएटेड होंगे और प्रेज्ड होंगे, ठीक है। एप्रिसिएटेड होंगे और प्रेज्ड होंगे। एक और एंटोनिम होगा कमेंडेड। कमेंडेड का मतलब क्या होता है, शाबाशी देना, ठीक है, तारीफ करना। आई होप अब इसमें जितने भी वर्ड्स का मतलब बताया है उसे नोट डाउन कर लेना। अब आते हैं एग्जाम्पलीफाई। एग्जाम्पलीफाई का मतलब होता है एग्जाम्पल दे करके समझाना। तो इसमें क्या है, डिवाइस, सिंपैथाइज, आस्क फॉर, ये गलत होगा, ये भी गलत होगा, और ये डिमॉन्स्ट्रेट होगा, ठीक है, एग्जाम्पलीफाई, ठीक है, एग्जाम्पल दे करके समझाना। तो इसका जो आंसर होगा वो डिमॉन्स्ट्रेट होगा। डिवाइस का मतलब होता है टू प्लान केयरफुली। डिवाइस का मतलब क्या होता है, टू प्लान केयरफुली, ठीक है। तो इसका मतलब टू प्लान केयरफुली होता है। इन सभी का मतलब लिख लेना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, हार्ड वर्किंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग है, ये मैं अपने पास से नहीं लाया हूँ, पहली चुता रहा हूँ, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं, पीवाईक्यूज उठाए गए हैं, सारे के सारे। समझ में आ रहा है, किस तरीके से डिजाइन किया गया है, बहुत सोच समझ के किया गया है। कई ढेर सारे सालों के क्वेश्चन देखे, पेपर देखे, तब समझ में आया है किस टाइप के क्वेश्चन एक एग्जामिनर पूछता है। तो इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है, मेहनती होता है, ठीक है। एक इंडस्ट्री में जो वर्कर होता है बहुत मेहनत से काम करता है, उस तरीके से आप याद रखो कि इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती। और मेहनती में यहाँ इनसिंसियर, इंडोलेंट, नॉलेजेबल नहीं, इसका जो होगा डेलिजेंट होगा, ठीक है। मान लीजिए आपको इस डेलिजेंट का मतलब मालूम भी नहीं है, तो इसका मतलब मालूम, ये गलत होगा, इसका मतलब मालूम, ये गलत होगा, ये भी गलत। इसका आंसर जो होगा डेलिजेंट होगा। डेलिजेंट मतलब मेहनती होता है, हार्ड वर्किंग होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इंडोलेंट। इंडोलेंट क्या होता है, आलसी होता है। इंडोलेंट का मतलब क्या होता है, आलसी, मतलब कि आइडल, स्लगिश, ठीक है। और एक और होता है, आइडल हो गया, स्लगिश हो गया, लेथार्जिक।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग है, ठीक है। लेथार्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लगिश बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इंडोलेंट अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडोलेंट जरूर, ये ये जो 3 से 4 मैंने वर्ड्स बताए हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होते हैं आपके पेपर्स में, ठीक है। अब चलते हैं आगे। इंडिग्नेंट, इंडिग्नेंट का मतलब क्या होता है? फीलिंग एंगर बिकॉज ऑफ अनफेयर। इंडिग्नेंट का मतलब क्या होता है? फीलिंग एंगर, गुस्सा होना। तो यहां पर आप देखोगे सपोर्टिव नहीं होगा, कंजीनियल नहीं होगा, कंजीनियल मतलब फ्रेंडली होना, अनरूली नहीं होगा। तो एक ही बचा रिसेंटफुल। रिसेंटफुल का भी मतलब होता है फीलिंग एंगर ड्यू टू अनफेयर, मतलब आपके साथ कोई इनजस्टिस हुआ है या फिर कुछ और हुआ है उसकी वजह से आप गुस्से में हो, दैट इज कॉल्ड इंडिग्नेंट होता है, ठीक है। इसका जो कह सकते हो एंटोनिम होगा वो क्या होगा? प्लीजेंट होना, खुश होना, ठीक है। प्लीजेंट होना, क्लियर है। हाँ, एक और मीनिंग लिख लेना रिसेंटफुल का। रिसेंटफुल का एक और मीनिंग होता है आउटरेज्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। आउटरेज्ड, आउटरेज्ड का भी मतलब क्या होता है? फीलिंग एंगर। ये जितने भी मतलब मीनिंग बताए हैं कि लिखते जाइएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग कैन टैंकरस पे। इसकी मीनिंग लिखी कि नहीं? प्लीजेंट की। कंजीनियल का मतलब क्या होता है? प्लीजेंट ही होता है, ठीक है। कैन टैंकरस का मतलब होता है झगड़ालू। क्या होता है? झगड़ालू। अब झगड़ालू में क्या पोलाइट होगा? बिल्कुल नहीं। वीक होगा? बिल्कुल नहीं। सीरियस होगा? बिल्कुल नहीं। मान लीजिए जिसका मतलब नहीं भी मालूम है फिर भी मैं इस पे पहुंच गया हूँ, ठीक है। कैसे? एलिमिनेशन के थ्रू। कैंटेंगरस का मतलब होता है झगड़ालू, तो इसका जो आंसर होगा वो इल टेम्पर्ड होगा, तो बहुत ज्यादा झगड़ा करता है, ठीक है। जिसे बैड टेम्पर्ड भी कहते हैं। एक और इसका जो सिनोनिम होता है, ठीक है, दूसरा सिनोनिम क्या होता है? आर्गुमेंटेटिव होता है। आर्गुमेंटेटिव, ठीक है। एक और होता है क्वेरलसम, क्वेरलसम, ठीक है। एक और होता है ग्राउची होता है, ग्राउची। ये 3 से 4 सिनोनिम्स याद रखना। कैंटेंगरस बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्गुमेंटेटिव, क्वेरलसम एंड ग्राउची, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्हें आप लिख। पोलाइट, वीक, सीरियस का तो मतलब आपको पता ही होगा, ठीक है। ये तो बहुत आसान है। अब चलते हैं अपने हम अपोजिट मीनिंग की तरफ, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? एंटोनिम्स कहते हैं। अब इसमें देखेंगे, ठीक है, ये बहुत ही आसान है। सिर्फ ब्रेविटी है। अब ब्रेविटी में देखेंगे हम लोग सब वही दिमाग लगाएंगे, ठीक है। वर्बोसिटी, टर्सनेस, इकोनॉमी, कंसाइजनेस, ठीक है। कहीं ना कहीं ये क्या है, इनकी मीनिंग क्या है? एक जैसी है, ठीक है। ये क्या है? बिल्कुल डिफरेंट है, वर्बोसिटी। इसलिए इसका जो एंटोनिम होगा वो वर्बोसिटी होगा। ब्रेविटी का मतलब क्या होता है? कंसाइजनेस, किसी चीज को छोटा कर देना, कंसाइज कर देना, दैट इज कॉल्ड ब्रेविटी। यही चीज ये भी बोल रहा है। इकोनॉमी का मतलब कम खर्च करने वाला, मतलब उसी से रिलेटेड है, ठीक है। टर्सनेस का मतलब क्या होता है? कंसाइजनेस। वर्बोसिटी का मतलब क्या होता है? लेंदीनेस, ठीक है, किसी चीज को लेंदी कर देना, बढ़ा चढ़ा देना, दैट इज कॉल्ड वर्बोसिटी, क्लियर है। इसकी एक और वर्बोसिटी की सिनोनिम होता है प्रोलिक्सिटी, प्रोलिक्सिटी, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। फिर इसके बाद देखेंगे ब्लेंड। ब्लेंड का आपको मतलब मालूम है, जैसे मिक्सी में कोई चीज डाल करके मिक्सर में ब्लेंड कर देते हैं, ठीक है, मिक्स कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है टू मिक्स टुगेदर, ठीक है, चीजों को मिक्स करना, तो मिंगल कर देना, अमेलगमेट कर देना। अमेलगमेट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका भी मतलब होता है दो से ज्यादा चीजों को मिला देना। कोलैप्स का मतलब होता है टू ब्रिंग टुगेदर मोर देन वन थिंग, ठीक है, ज्यादा चीजों को एक साथ लाना, मिक्स करना। इसका भी मतलब क्या होता है? यही अमलगमेट होता है, ठीक है। इसका जो एंटोनिम होगा वो सेपरेट होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है? बिल्कुल ऑड है। देखो ये तीनों क्या है? एक जैसे हैं, ये सिनोनिम्स है, लेकिन ये क्या है? बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए हो गया। अब चलते हैं डिसडेनफुल। डिसडेनफुल का मतलब होता है, नाम से पता चल रहा है, निगेटिव मीनिंग देगा, ठीक है।
अब इसमें देखोगे ये क्या देगा, निगेटिव मीनिंग देगा, इतना तो हमें पता ही है। मान लीजिए मतलब नहीं भी मालूम है, इतना पता है कि ये निगेटिव मीनिंग देगा। कंटेम्पचुअस निगेटिव मीनिंग दे रहा है, डिसमिसिव निगेटिव मीनिंग दे रहा है, स्कॉर्नफुल निगेटिव मीनिंग दे रहा है, ठीक है, इतना तो हमें पता ही चल रहा है। लेकिन रिस्पेक्टफुल क्या दे रहा है, पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है। तो जाहिर सी बात है ये तीन हमारे जो तीन है ये मीनिंग तो होंगे ही नहीं ना, तो हमारा ऑब्वियस सी बात है ये आंसर हमारा होगा। मान लीजिए जिसका मतलब मुझे नहीं मालूम है, इसका नहीं मालूम है, इसका नहीं मालूम है, इसका नहीं मालूम है, लेकिन एक अंदाजा लगा सकते हैं। डिसडेन है तो निगेटिव होगा, डिसमिस होगा तो निगेटिव होगा, स्कॉन है तो निगेटिव होगा, कंटेक्चुअस है तो ये भी क्या है, निगेटिव रहता है। तो इस तरीके से अंदाजा लगा करके हम लोग कर सकते हैं। और अगर आपको मालूम है इसका मतलब तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो डिसडेनफुल का मतलब क्या होता है, हेटरेड होता है, ठीक है, घृणापूर्ण होता है। तो जाहिर सी बात है जिससे आप घृणा करेंगे तो क्या है, उसे क्या कहते हैं, डिसडेनफुल कहते हैं। तो इसका अपोजिट क्या होगा, रिस्पेक्टफुल होगा। इस डिसडेनफुल को हम कंटेम्पचुअस इसका सिनोनिम है, डिसमिसिव इसका सिनोनिम है, स्कॉर्नफुल सिनोनिम है, और तीनों का मतलब क्या होता है, हेट्रेड, घृणापूर्ण होता है, ठीक है। रिस्पेक्टफुल का एक दूसरा जो सिनोनिम होता है वो एडमायरिंग होता है, ठीक है, एडमायर करना, किसी की तारीफ करना, रिस्पेक्ट करना, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है फ्रुगल, फ्रुगल का मतलब क्या होता है, कम खर्च करने वाला, कम खर्च करने वाला, कम खर्च करने वाला। तो जाहिर सी बात है मीगर और स्पेयरिंग, इसका मतलब ये होता है ये कम खर्च करते हैं, मीगर का मतलब कम खर्च करना, कमी भी कहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों क्या है, दोनों सिनोनिम्स हैं। एक्स्ट्रावगेंट का मतलब ज्यादा खर्च करने वाला है, तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा हमारा, एक्स्ट्रावगेंट होगा, ठीक है। फ्रुगल का एक दूसरा जो सिनोनिम्स होता है उसे हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिकल कहते हैं, या फिर इकोनॉमी भी कहते हैं, या फिर इकोनॉमिकल भी कहते हैं, बात एक ही है, ठीक है। कहीं इकोनॉमिकल आ गया तो बात वही है, कम खर्च करने वाला, डिलीशियस तो पता ही है आपको, ठीक है। ये मीनिंग जरूर लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मीनिंग, ठीक है, खासकर ये इकोनॉमिकल वाला बहुत आता है, इकोनॉमिकल और एक्स्ट्रावेगेंट वाला। परपेचुएट का मतलब क्या होता है, परपेचुएट का मतलब होता है लगातार किसी चीज को कंटिन्यू रखना है, जैसे कंजर्व करेंगे तो लगातार कंटिन्यू रहेगी, सस्टेन, मेंटेन, इन तीनों की मीनिंग क्या है, एक है, ठीक है, सिनोनिम्स है। लेकिन ये क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है, सीज कर देना, ठीक है, बंद कर देना, स्टॉप कर देना, दैट इज दैट इज द अपोजिट टू दिस परपेचुएट वर्ड, ठीक है। अब जो हमारा लास्ट जो एंटोनिम्स है, मैलेसियस, मैलेसियस क्या है, अब जाहिर सी बात है निगेटिव मीनिंग दे रहा है, ठीक है। परनिसियस ये भी निगेटिव है, स्पाइटफुल निगेटिव है, विंडिक्टिव निगेटिव है, बेनिवोलेंट जो है वो पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है। इसका मतलब ये तीनों में से कोई आंसर नहीं होगा, आंसर हमारा डी होगा। तो मेलिसिस का मतलब होता है हार्म करने का इंटेंशन होना, ठीक है, हैव इंटेंशन टू हार्म, ठीक है, किसी को नुकसान पहुंचाने का इंटेंशन होना, वही यही मतलब विंडिक्टिव होता है, यही स्पाइटफुल होता है, यही परनीशियस होता है, ठीक है, हैविंग इंटेंशन टू हार्म समवन। एक और होता है परनीशियस, परनीशियस का मतलब क्या होता है, वेरी हार्मफुल, जिसे डेट्रीमेंटल भी कहते हैं, डेट्रीमेंटल, ठीक है। तो मैलिशियस का मतलब होता है एक्सट्रीमली हार्मफुल होता है, परनीशियस का भी मतलब एक्सट्रीमली हार्मफुल होता है। इसका दूसरा जो सिनोनिम्स होगा वो डेट्रीमेंटल होगा। आई होप आपको ये पूरा सिनोनिम एंटोनिम समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अपने क्लोज टेस्ट साइड, ठीक है, ये क्लोज टेस्ट है। इसमें हम लोग देखेंगे सिंपली 6 क्वेश्चन इसमें दिए हैं, पैराग्राफ के फॉर्म में है, देखेंगे बहुत आसान है, ठीक है। बस आपको क्या है, जैसे ये दिया गया सेंटेंस समझते जाना है, उसी तरीके से करते जाना है। इट इज नेसेसरी dash any word to consider not its proper justification in past agreements dash its real justification in the balance of good, ठीक है। तो in regard to any war connecting describing liking linking linking any war describing connecting, ये तीनों नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, यहाँ पर बात बोली जा रही है, किसी वॉर से संबंधित बात बोली जा रही है। तो इन रिगार्ड का मतलब क्या होता है, संबंधित, ठीक है, जिसे आप जीरंड भी बना सकते हैं, रिगार्डिंग, ठीक है। तो रिगार्डिंग एनी वॉर या इन रिगार्ड टू एनी वॉर,
ठीक है, नॉट इट्स प्रॉपर जस्टिफिकेशन इन पास्ट एग्रीमेंट्स, एंड सॉरी एंड अंटिल बट अनलेस। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, आपको पता है कि नॉट ओनली, ठीक है, नॉट ओनली बट आल्सो का हमेशा यूज होता है। जहाँ नॉट ओनली आया है वहां पर बट आल्सो आएगा ही आएगा, तो मतलब नॉट के साथ यहाँ पर क्या यूज होता है, हमारा बट यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर नॉट इट्स प्रॉपर जस्टिफिकेशन इन पास्ट एग्रीमेंट बट इट्स रियल जस्टिफिकेशन इन द बैलेंस ऑफ गुड। जब आप इसका हिंदी निकालेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो रियल जस्टिफिकेशन है इन द बैलेंस ऑफ गुड, अनटिल नहीं होगा, एंड नहीं होगा, अनलेस नहीं होगा। आपका जो ये है नॉट ओनली बट ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पर नॉट ओनली आएगा वहां पर बट ऑल्सो आएगा ही आएगा। यहाँ पर ओनली नहीं है इसलिए ऑल्सो नहीं है, ओनली होता तो हमारा ऑल्सो होता, लेकिन नॉट और बट तो है ही है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। विच इट विच विच इट इज टू ब्रिंग टू मैनकाइंड। ठीक है, जो बैलेंस ऑफ गुड लाना चाहिए मैनकाइंड टू, वो चीज इसमें लाया गया है। एट द बिगिनिंग ऑफ ए वॉर, एक वॉर की बिगिनिंग में, शुरुआत में, ईच नेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट इज कॉल्ड डैश बिलीव्स दैट, क्या बिलीव करता है नेशन, इट्स ओन विक्ट्री इज डैश सर्टेन एंड ग्रेट इंपॉर्टेंस टू मैनकाइंड। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि वॉर की शुरुआत में जो ईच नेशन है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, अब किसका इन्फ्लुएंस होगा, डिसलॉयल्टी का इन्फ्लुएंस होगा, पेट्रियोटिज्म का होगा, इनफिडेलिटी का होगा, फॉल्सनेस का होगा। जब वॉर स्टार्ट होता है तो लोग पेट्रियोटिज्म से भरे हुए होते हैं। ठीक है, उनके अंदर बहुत ज्यादा पेट्रियोटिज्म होता है। आपने पहलगाम अटैक देखा होगा, उसमें क्या हुआ था, जब वॉर हो रहा था लोग पेट्रियोटिज्म से भरे हुए थे, उसी से क्या हो रहे थे, इन्फ्लुएंस हो रहे थे। तो आप देखोगे तो इसका जो आंसर होगा वो पेट्रियोटिज्म होगा, बाकी सारे क्या होंगे, गलत होंगे। ठीक है, ठीक है, मैं ये इन्फ्लुएंस जो इसे पेट्रियोटिज्म कहते हैं, ये ईच नेशन क्या बिलीव करता है, इट्स ओन विक्ट्री इज सर्टेन एंड ग्रेट इंपॉर्टेंस टू मैनकाइंड। ठीक है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है। नेशनली सर्टेन है, इंडिविजुअली सर्टेन है, ऑटोनोमसली सर्टेन है, कि बोथ सर्टेन एंड ग्रेट इंपॉर्टेंस है। तो आपको पता है कि बोथ के साथ क्या यूज होता है, एंड यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो बोथ होगा। जब आप यहाँ पर लगेंगे बोथ सर्टेन है, सर्टेन मतलब निश्चित भी है विक्ट्री, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है मैनकाइंड के लिए। ये कौन सोचता है, हर एक नेशन सोचता है। जो पेट्रियोटिज्म से इन्फ्लुएंस्ड होता है वो हर एक नेशन सोचता है कि हमारी जो विक्ट्री होगी वो निश्चित होगी, और उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होगी मैनकाइंड के लिए। द प्रेज वर्दीनेस ऑफ दिस बिलीफ, ठीक है, जो इसकी सबासी है, जो फिर प्रेज वर्दीनेस है ऑफ दिस बिलीफ हैज बिकम एन एक्सेप्टेड मैक्सिम ऑफ कॉमन सेंस। ठीक है, कॉमन सेंस का एक एक्सेप्टेड मैक्सिम बन चुका है। इवन व्हेन वॉर इज एक्चुअली इन प्रोग्रेस, इट डैश टू बी नेचुरल एंड राइट दैट अ सिटीजन ऑफ एन enemy country should regard the victory of his side as assured and highly डैश। क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि प्रेज वर्दीनेस ऑफ दिस बिलीफ हैज बिकम एन एक्सेप्टेड मैक्सिम ऑफ कॉमन सेंस। ठीक है, कॉमन सेंस का एक्सेप्टेड मैक्सिम हो गया। क्या कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है कि इवन व्हेन वॉर इज एक्चुअली इन प्रोग्रेस, वॉर अभी चली क्यों रहा है, तो ये हेल्ड किया जाता है। इट इज हेल्ड, इट हैज बीन हेल्ड, वॉज हेल्ड। वॉज होगा नहीं क्योंकि सब प्रेजेंट में चल रहा है, तो वॉज हेल्ड, हैड तो पहले कट गया। अब इन दोनों में से देखेंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। इट इज हेल्ड टू बी नेचुरल एंड राइट दैट अ सिटीजन ऑफ एन एनिमी कंट्री, एक एनिमी कंट्री का जो सिटीजन है वो अपनी विक्ट्री को, अपने साइड की विक्ट्री को क्या करता है, एस्योर्ड समझता है, और हाईली अनप्लीजेंट, अनलाइकली, डिजायरेबल, मैलिग्नेंट। ये तीनों ही मीनिंग क्या है, आपको निगेटिव सेंस दे रही हैं। तो कोई भी अपनी विक्ट्री को निगेटिव क्यों समझेगा, वो पॉजिटिव समझेगा ना। तो वो हाईली डिजायरेबल समझेगा कि भाई हमारी विक्ट्री तो पक्की है, हमें विक्ट्री तो मिलकर ही रहेगी। वो एश्योर्ड है, वो हाईली डिजायरेबल भी है। ये सभी कंट्री के सिटीजन सोचते हैं, चाहे वो एनिमी कंट्री ही क्यों ना हो। ठीक है, वो अपनी विक्ट्री क्या करते हैं, एश्योर्ड मानते हैं और हाईली डिजायरेबल। अरे जैसे कंपनीज होती है ना, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, भले उनका प्रोडक्ट अच्छा हो ना हो, वो अपने आप को नंबर वन बताती हैं।
सेम केस वहीं पर यहाँ पर भी अप्लाई हुआ है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लोज टेस्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप जो भी समझ में नहीं आया, जो भी लाइन, आप उस पर कमेंट कर दीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। बाकी क्लोज टेस्ट के और प्रैक्टिस हम लेकर के आएंगे। ठीक है, अब हमारा जो है अलग जो नेक्स्ट है वो इडियम्स एंड फ्रेजेस है। ये बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाने की जरूरत है। ठीक है, हल्का सा लॉजिक यूज करने की जरूरत है। हैव एन, ये क्या है, ये इडियम फ्रेजेस दिया गया है, इसका मतलब दिया गया है। हैव एन एक्स टू ग्रिंड, एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी, ग्रिंड का मतलब होता है पीसना। ठीक है, अब कुल्हाड़ी से पीस रहे हो, ठीक है, ध्यान देना, कुल्हाड़ी से हमेशा कोई चीज काटी जाती है, लेकिन कुल्हाड़ी से हम क्या कर रहे हैं, पीस रहे हैं। तो टू हैव अ सेल्फिश एम और मोटिव, अ थिंग दैट कॉजेस प्रॉब्लम, एन एसेंशियल इक्विपमेंट फॉर वर्क, टू बिहेव एरोगेंटली। मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक देना चाहता हूँ। ठीक है, ये ट्रिक ये है, ये लिख लेना। ठीक है, ट्रिक ये है कि भाई जो भी इडियम्स फ्रेजेस दिया जाएगा उसका एज इट इज मतलब नहीं होगा। ठीक है, एज इट इज मीनिंग नहीं होगी कि भाई जो मीनिंग है उसमें उसी तरीके की मीनिंग आ रही है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, यहाँ पर जो मीनिंग होगी वो यूनिवर्सली यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मीनिंग होगी। ठीक है, आपको पता है जो क्या नाम, इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, उनका जो मतलब होता है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है और हर जगह अप्लाइड होता है। ठीक है, उस टाइप से हम लोग इन इडियम्स फ्रेजेस के मतलब निकालते हैं। तो सबसे पहले इक्विपमेंट तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि एज इट इज दे रहा है, पहली चीज। ठीक है, यहाँ पर किसी मैन की तो बात हो ही नहीं रही है क्योंकि इक्विपमेंट की बात हो, टू हैव अ सेल्फिश एम और मोटिव। ठीक है, किसी के पास कुल्हाड़ी है और वो कुल्हाड़ी से काटने के बजाय वो पीस रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो एक्स्ट्रा एफर्ट मार रहा है कुछ अपना एम पूरा करने के लिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि सेल्फिश मोटिव है, एम है, तभी वो पीस रहा है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप याद करने की कोशिश कर लो, इस तरीके से आप रिलेट करके याद कर सकते हो, इस तरीके से याद भी रहेगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर लीजिए। दूसरा हम लोग देखते हैं, सेकंड क्या है, बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मतलब होता है, जो भी ये बुलेट होती है, चलाने वाली बुलेट नहीं है, ठीक है, वो बुलेट, ठीक है, जिसे गोली कहते हैं। ठीक है, अब गोली जो बुलेट है उसको आप काटोगे तो इसका मतलब क्या है, to be angry and unhappy, to start doing something in a keen way, to accept something unpleasant and difficult, to try to do more than you are able to do। सबसे पहले जो ऑप्शन आप एलिमिनेट करोगे वो बी करोगे, इसका कोई सेंस नहीं है। ठीक है, जब दूसरा ऑप्शन क्या एलिमिनेट करोगे, डी एलिमिनेट करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बुलेट को गोली, गोली को कौन काटेगा भाई, अपने दांत से क्या आप काट सकते हो, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब क्या है कि ऐसी चीज करनी पड़ रही है जिसके लिए आप खुश नहीं हो, ठीक है, फिर भी करनी पड़ रही है, उस चीज को आप एक्सेप्ट कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, टू एक्सेप्ट समथिंग अनप्लीजेंट एंड डिफिकल्ट। ठीक है, इस गोली को काटना क्या है, अनप्लीजेंट है और डिफिकल्ट है, उसके बावजूद भी क्या कर रहे हो, उसको एक्सेप्ट करना आपको पड़ रहा है। ठीक है, तो जबरदस्ती आपको वो चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ रही हैं, तो टू एक्सेप्ट समथिंग अनप्लीजेंट एंड डिफिकल्ट, इस तरीके से आप रिलेट करके इसे याद कर लेना। लाफिंग स्टॉक क्या कर रहा है, एक हमारा जो स्टॉक है वो क्या कर रहा है, लाफ कर रहा है। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, हाँ, लाफिंग स्टॉक, जो स्टॉक है, ठीक है, वो लाफ कर रहा है, तो हंसी से रिलेटेड है। समवन हु डज समथिंग वेरी स्टूपिड एंड इज मेड ऑफ फन हो सकता है। टू अवॉइड कंफ्लिक्ट, टू लाफ एट समवन सीक्रेटली, टू जॉविल एंड रिस्पेक्टेड पर्सन। ठीक है, तो मैंने बोला लाफ वाला करेंगे नहीं, लाफ समवन एट सीक्रेटली ये होगा नहीं। ठीक है, टू अवॉइड कंफ्लिक्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट में मानूंगा, ये हो सकता है, लेकिन इसी तरीके से आपको एलिमिनेट करना है। कन्फ्लिक्ट से रिलेटेड कोई बात बोली नहीं गई है, तो अ जोवियल एंड रिस्पेक्टेड पर्सन। और दूसरा आप देखोगे तो ये जो बात बोली गई है ये यूनिवर्सली तरीके से बोली गई है, इसमें किसी को इशारा नहीं किया गया। ठीक है, बस बोला गया समवन, समवन हु डज समथिंग वेरी स्टूपिड एंड इज मेड ऑफ फन।
ठीक है, जो बहुत ही स्टूपिड बात करता है वो क्या है, वही हंसी का पात्र बनता है। ठीक है, तो लाफिंग स्टॉक। फिर इसके बाद देखेंगे बी इन द सूप। बी इन द सूप, जब आप किसी सूप के अंदर, मान लीजिए कटोरा है, ठीक है, के अंदर क्या है, आप सूप के अंदर हो, जब सूप के अंदर हो, गर्म होता है तो डिफिकल्टी फील करते हो नहीं करते हो, तो उसी से रिलेटेड होगा। टू बी इन ट्रबल, टू बी वेरी हेल्दी, टू बी गुड एट द वर्क प्लेस, टू बी ऑनेस्ट टू द पीपल। सबसे पहले क्या है, सूप है, ये हेल्दी बता दिया, सीधे मीनिंग दे रहे, इसको कट कर दिया। टू बी गुड एट वर्क प्लेस, भाई हम ट्रबल में हैं तो गुड कैसे हो सकते हैं, ऑनेस्ट कैसे हो सकते हैं, तो टू बी इन ट्रबल, क्योंकि सूप के अंदर है, इस तरीके के साथ करना, सूप के अंदर है तो जाहिर सी बात है सूप गर्म होगा, गर्म होगा तो हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, पता चला हमारी पूरी बॉडी चली जा रही, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि टू बी इन ट्रबल। इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। आ टर्न ऑफ द स्क्रू, ठीक है, स्क्रू को क्या कर दिया, टर्न कर दिया। To begin to behave in a more positive way, to change people's opinion in your favor, to become unpopular, an action which makes a bad situation worse। ठीक है, स्क्रू का जो टर्न है, आ टर्न ऑफ द स्क्रू, ठीक है, स्क्रू में क्या कर देते हैं, टर्न करके क्या करते हैं, टाइट करते हैं। ठीक है, अब वो क्या है, निगेटिव सेंस में दे रहा है तो पॉजिटिव वे तो होगा ही नहीं। ठीक है, पीपल के ओपिनियन को बात चेंज करने की बात हो ही नहीं रही है। इसका जो ऑप्शन है कि यहाँ पर स्क्रू को क्या कर रहे हैं, टाइट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो क्या है, एक एक्शन ले रहे हैं। ठीक है, क्या ले रहे हैं, एक एक्शन ले रहे हैं। तो एन एक्शन विच मेक्स अ बैड सिचुएशन वर्स, एक एक्शन है जो पहले बैड सिचुएशन थी उसको और खराब कर दिया गया है। ठीक है, अ टर्न ऑफ द स्क्रू, और टर्न कर दिया। अ व्हाइट एलिफेंट तो आपको सभी पता ही होगा, समथिंग दैट हैज कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी बट हैज नो यूजफुल पर्पस। व्हाइट एलिफेंट मतलब क्या, सफेद हाथी को पालोगे तो जाहिर सी बात है उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी लेकिन उसका कोई पर्पस नहीं होगा, यूजलेस होगी। ठीक है, ये तो सभी को पता ही रहता है। अब चलते हैं, समवन ईयर्स आर फ्लैपिंग, किसी के ईयर्स क्या कर रहे हैं, फ्लैप कर रहे हैं। ठीक है, someone in a state of intense agitation, someone in a state of heightened excitement, someone desperate to eavesdrop on a conversation, someone embarrassed at being caught in act of lying। तो भाई ईयर की बात है तो बोलने की तो बात होती नहीं, लाइन तो होगा नहीं। इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, एक्साइटमेंट नहीं होगा और एजिटेशन नहीं होगा। क्यों, समवन ईयर्स आर फ्लैपिंग, इसका मतलब क्या है, वो सीक्रेटली तरीके से किसी की बात को सुन रहा है। ठीक है, तो समवन डेस्परेट टू ईवड्रॉप, ईवड्रॉप मतलब सीक्रेटली तरीके से सुनना, ऑन अ कन्वर्सेशन, किसी की कन्वर्सेशन को। ठीक है, ट्विस्ट ऑफ द नाइफ, ठीक है, नाइफ को क्या कर देना, ट्विस्ट कर देना। स्लाइसिंग थ्रू डिफिकल्टीज दैट वन फेसेस इन लाइफ, टू एक्सेप्ट डिफीट इन अ फेस ऑफ एन एनिमी, the last thrust of a difficult operation, to make someone who is already feeling bad feel worse with one's words or action। सबसे पहले इसको कट कर देंगे क्योंकि स्लाइसिंग आ रहा है, सीधा मतलब निकल रहा है। टू एक्सेप्ट डिफीट, अब यहाँ पर देखो कि इन तीनों में से जो सबसे आइडियल टाइप का जो स्टेटमेंट है, ध्यान देना, आपको क्या देखना है, आइडियल स्टेटमेंट देखना है। जो सबसे आइडियल स्टेटमेंट होते हैं वही हमारा आंसर होते हैं। इन तीनों में सबसे आइडियल स्टेटमेंट ये है। ठीक है, ये दोनों गलत हैं। समझ में आ रहा है, नाइफ को ट्विस्ट करने का मतलब यही है कि जो बैड ऑलरेडी फील कर रहा है उसको और बैड फील कराना और वर्ड्स फील कराना बाय आवर ओन वर्ड्स एंड एक्शंस। ठीक है, फिर इसके देखते हैं, गेट अंडर समवन स्किन, किसी की स्किन के अंदर चले जाना, टू फॉल इंटेंसली इन लव विद समवन, टू कॉज इंटेंस लाइकिंग समवन, टू अंडरस्टैंड समवन कंप्लीटली, टू अनॉय इरिटेट समवन। अब किसी के अंदर जाओगे तो भाई परेशान करोगे ना, लव तो करोगे नहीं, लाइक तो करोगे नहीं, अंडरस्टैंड तो करते नहीं हो, ये कौन अंडरस्टैंड करने बैठा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इरिटेट और अनॉय करने के लिए हम क्या है, उसके स्किन के अंदर जाएंगे। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो आई होप आपको ये पूरा इडियम फ्रेजेस समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग PQRS पे। थोड़ा सा लेंदी वीडियो जरूर हो जा रही है लेकिन आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, हाँ, PQRS देखेंगे हम लोग। ठीक है, PQRS में हम लोग
सबसे पहले यहाँ पर क्या है, कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, क्योंकि इनको बहुत इजीली तरीके से आप कर सकते हो। ये जो लास्ट के तीन है ना, ये लास्ट के तीन है, ये लास्ट के तीन आप हमें करके दोगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से मैं इसकी नंबरिंग करता हूँ, नंबरिंग नहीं की है मैंने यहाँ पर, ठीक है। मान लीजिए इसकी नंबरिंग करता हूँ, PQRS की 1 2 3 4, देन उसके बाद 5 6, एक मिनट, 6 7, ठीक है। तो आप हमें क्या है, 5 6 7 के जो आंसर हैं, ठीक है, वो कमेंट सेक्शन में देना, ठीक है। बाकी के मैं जो ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक का मैं करा देता हूँ। इंडिया हैज बिकम, ठीक है, इसको कर लेना। इंडिया हैज बिकम विद टाइम अकाउंटिंग फॉर 25% ऑफ द टोटल अवेलेबल वाटर, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सट्रैक्टर ऑफ ग्राउंड वाटर। इसको क्या करते हैं हम लोग, एक एक करके देखते हैं। इसमें बस एक चीज याद रखना कि मीनिंगफुल सेंटेंस बनना चाहिए, ठीक है। मीनिंगफुल सेंटेंस बनना चाहिए। तो इसको हम लोग कहाँ से करते हैं, एलिमिनेशन के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो भी कैसे करेंगे, एलिमिनेशन के थ्रू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेंगे, या तो पी से स्टार्ट है या तो क्यू से स्टार्ट है, ठीक है। क्या क्यू से स्टार्ट है, पहले पी से स्टार्ट करके देख लेते हैं। PQRS तो बन ही नहीं रहा है, ठीक है, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है। PRS देखते हैं, इंडिया हैज बिकम अकाउंटिंग फॉर 25%, ये भी नहीं बन रहा है। क्यू से स्टार्ट करके देखते हैं, विद टाइम इंडिया हैज बिकम, क्यू हो गया, पी हो गया, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सट्रैक्टर ऑफ ग्राउंड वाटर अकाउंटिंग फॉर 25% ऑफ द टोटल अवेलेबल वाटर। अब ये क्या है, पूरा हमारा मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है QPSR में। फिर भी हम एक बार फोर्थ वाला चेक कर लेंगे फॉर आवर एश्योरेंस, ठीक है। QRPS QR विद टाइम अकाउंटिंग फॉर, कोई सेंस नहीं बन रहा है, तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा सी होगा। अब हमें क्या है, पूरी असर्टी हो गई है कि भाई QPSR ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करके देख लेंगे वो सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कैसे स्टार्ट हो रहा है। बस एक चीज ध्यान रखना है आपको, मीनिंगफुल सेंटेंस होना चाहिए। प्रेजेंट एग्जिस्टेंशियल पेरिल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, द एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। तो पहले देखेंगे सेंटेंस RPQ से स्टार्ट हो रहा है। आर कहाँ भी है, ये, द एक्सट्रीम्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज, प्रेजेंट एग्जिस्टेंशियल पेरिल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। RSPQ सेंटेंस मीनिंगफुल बन रहा है, ठीक है। एक बार पी का देख लेते हैं, प्रेजेंट। अब देखो प्रेजेंट क्या है, हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये क्या कोई सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, बिल्कुल नहीं, तो इसको कट कर दिया। क्यों से देखते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रेजेंट एग्जिस्टेंशियल पेरिल्स ऑफ क्लाइमेट चेंज एक्सट्रीम्स, ये भी कोई सेंटेंस नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि क्यू से हमारा स्टार्ट नहीं होगा, हमारा जो स्टार्ट हो रहा है वो आर से स्टार्ट हो रहा है। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। अगर आप हमारी PQRS और S1 S6 PQRS की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, बहुत डिटेल में समझाया है, एक एक चीज समझाया है, एक एक स्टेप करके समझाया है, ठीक है। और वहाँ पर ढेर सारी भी प्रैक्टिस भी करवाई है, तो वहाँ जा करके आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर थोड़ा सा मॉक है इसलिए मैं जल्दी करा रहा हूँ। द कंपनी फॉरकास्ट एविएशन मार्केट अमंग्स द G20 कंट्रीज दैट इंडिया विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग। इसमें आपको क्या है, रीडिंग की बहुत जरूरत होती है। अगर केयरफुली तरीके से रीडिंग करोगे तो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आर देखते हैं, द G20 कंट्रीज दैट इंडिया विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कोई सेंटेंस नहीं बन रहा है आर से। पी से देखते हैं, द कंपनीज फॉरकास्ट दैट इंडिया विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग, PS, फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट अमंग द G20 कंट्रीज, ठीक है, ये सही बन रहा है। दैट से तो यूज एस से स्टार्ट करते हैं, तो दैट से तो हमारा स्टार्ट नहीं होगा, तो सी तो कट ही जाएगा। क्यू से एविएशन मार्केट अमंगस्ट द G20 कंट्रीज, द कंपनी फॉरकास्ट, बिल्कुल गलत। तो हमारा जो आएगा आंसर वो बी आएगा, ठीक है। इस तरीके से करके आप इसको बहुत इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, रीड करेंगे, नियर विलेजेस और हर्डर कैंप्स
Sandongs are traditional stone wells usually built trapping pits with inverted funnel shaped. ठीक है, अब जो स्टार्ट कर रहा है आर से स्टार्ट कर रहा है। स्टोन वेल्स यूजुअली बिल्ट ट्रैपिंग पिट्स विद इन्वर्टेड फनल शेप्ड। फिर इसके बाद नियर विलेजेस, ये बिल्कुल गलत लग रहा है। ठीक है, आर से स्टार्ट नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं क्यू से स्टार्ट होगा क्या, क्यू एस आर पी, क्योंकि ये क्या है, बिल्कुल ये सब्जेक्ट लग रहा है, ये वर्ब लग रहा है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट लग रहा है इस हिसाब से। सेंडोंग्स आर ट्रेडिशनल ट्रैपिंग पिट्स विद इन्वर्टेड फनल शेप्ड स्टोन वेल्स यूजुअली बिल्ट नियर विलेजेस और हर्डर कैंप्स। ठीक है, ये मीनिंगफुल सेंटेंस हमारा बन रहा है। ठीक है, जब आप पढ़ोगे तो मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है। फिर भी हम दो को चेक कर लेंगे एक बार। एस से स्टार्ट करते हैं, ट्रैपिंग पिट्स विद इन्वर्टेड फनल शेप्ड नियर विलेजेस और हार्डर कैंप्स। फिर उसके बाद सैडोंग्स आर ट्रेडिशनल स्टोन वेल्स यूजुअली बिल्ट। ठीक है, ये नहीं हो रहा है, ये भी नहीं होगा, पी से स्टार्ट हो रहा है, पी से कोई स्टार्ट ही नहीं होगा, सब्जेक्ट चाहिए हमें, तो जाहिर सी बात है ये गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। अब ये जो तीन पी क्यू आर एस है, इनके आंसर हमें देना। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आते हैं हम लोग अपने लास्ट पे। ठीक है, ये हमारा लास्ट है। ये क्या है, हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसका मतलब क्या कहता है, एक सेंटेंस होता है, चार ऑप्शन होते हैं, उसे लेना होता है, उसे बताना होता है। ठीक है, अ पर्सन विच स्पीक्स मैनी लैंग्वेज फ्लुएंटली, उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीगॉट कहते हैं। इसमें तो भाई आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, उसके सिवा और कोई आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो जितना ज्यादा रटेंगे, जितनी ज्यादा इसको पढ़ेंगे उतना बेटर है। ठीक है, अ पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, उसे क्या कहते हैं, पॉलीगॉट कहते हैं। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है जो मैनी लैंग्वेजेस को स्टडी करता है। ठीक है, बोलता नहीं, स्टडी करता है। ओरेटर और ट्रांसलेटर आपको पता ही है। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर पोस्टमार्टम, उसे क्या कहते हैं, मॉर्चरी कहते हैं। क्रेमेटोरियम, जहाँ दाह संस्कार होता है। और सिमेट्री का मतलब होता है शमशान घाट। ठीक है, शमशान घाट होता है। वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, इन दोनों को नहीं कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्टोइक कहते हैं। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी। ठीक है, और पेसिमिस्टिक का मतलब है निराशावादी। ठीक है, और फिर इसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे देखेंगे। आई स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रायर प्रिपरेशन, बिना मतलब पहले की प्रिपरेशन के बिना स्पीच को डिलीवर करना क्या होता है, हमारा एक्सटेम्पर। ये तो बहुत आसान होता है, कई बार आपने सुन भी रखा होगा। मेमोरेंडम क्या होता है, मेमोरेंडम कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है। जब प्रेस रिलीज होती है तो जो उसके साथ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मेमोरेंडम कहते हैं। ठीक है, डिबेट आपको पता है, ओरेशन आपको पता ही है। अ गवर्नमेंट बाय द रिच, ठीक है, रिच के द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्लूटोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, रूल बाय पीपल। ठीक है, थियोक्रेसी का मतलब होता है रूल बाय रिलीजियस लीडर्स कहते हैं। ओलिगार्की का मतलब होता है रूल बाय ग्रुप ऑफ पीपल। रूल बाय ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, वन हु डेजर्ट्स हिज रिलीजन, उसे क्या कहते हैं, एपोस्टेट कहते हैं ना। एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक। ठीक है, हेरेटिक क्या होता है, हेरेटिक मतलब क्या होता है, अपने रिलीजन के अगेंस्ट बोलना। ठीक है, रिलीजन को छोड़ा नहीं है, लेकिन रिलीजन के अगेंस्ट बातें बोलना क्या होता है, हेरेटिक होता है। एपोस्टेट का मतलब होता है किसी रिलीजन को कंप्लीटली तरीके से छोड़ देना, अबंडन कर देना, दैट इज कॉल्ड एपोस्टेट होता है। तो ये क्या है, मैंने आपको पूरा एक मॉक टेस्ट कराया है। ठीक है, इस मॉक टेस्ट में आपने देखा होगा, आपने मल्टीपल चीजों को पढ़ा होगा। ठीक है, इसी तरीके के हमारे और मॉक टेस्ट आएंगे। ठीक है, ढेर सारे मॉक टेस्ट आएंगे, और आप इन्हें प्रैक्टिस करिए, एंड तक देखिएगा, तभी आपको इसका बेनिफिट होगा। और इससे ज़्यादा नोट्स बना लीजिए। ठीक है, ताकि आपको पेपर में हेल्प मिले। और मैं इस पर्टिकुलर जो पीडीएफ है, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो अभ्यास एक्स डिफेंस
ऑफिशियल, ठीक है। इसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर के इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट मॉक पे से। थैंक यू।